गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र PYQ यानी घटना चक्र प्रीवियस ईयर पॉलिटी का क्वेश्चन। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है उद्देश्य का, इससे जो भी PYQ आए हुए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले इससे पीछे का सारा वीडियो अपलोड है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है। निम्नलिखित अवतरण में, जैसे भारत का जो संविधान है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत देश अधिनियम द्वारा आत्मसमर्पित करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो हमारे भारतीय संविधान है, इसे कब लागू किया गया था, यही क्वेश्चन है। तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था और पूर्णतः लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो हमारे संविधान में कितने आर्टिकल लागू हुए थे, तब 15। कौन कौन? 15 आर्टिकल, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह वगैरह वगैरह जाते हुए सिर्फ और सिर्फ 15 आर्टिकल लागू हुए थे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होना, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एनालिसिस देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से धारा 2 जोड़े गए। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो हम लोगों को याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये क्वेश्चन पूछ दिया।
तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग ने देखे ना, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये तो अभी जस्ट ऊपर देखे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूलाधिकार, उद्देशिका में, सिंपल से क्वेश्चन है, उद्देशिका में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत में प्रतिबिंबित माने मत का बंटवारा होता है कब? तो उद्देशिका में ही होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन की स्थिति को समझने की एक कुंजी है। तो कोई पूछ देगा कि उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, तो ये संविधान के निर्माताओं की मन का स्थिति का एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांत एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। भारतीय प्रस्तावना में देश की नियति को आकार देने के प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू, हाँ, उद्देशिका प्रस्ताव 22 जनवरी, अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। ये भी क्वेश्चन आता है कि उद्देशिका प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो पारित पूछेगा तो 22 जनवरी 1947, और पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। फिर से, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? अच्छा, तो यहाँ यदि हम लोग न्याय की बात करें तो न्याय 3 प्रकार के होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यानी 3 से जो भी ऑप्शन स्टार्ट होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल ए ऑप्शन हम लोग इससे लगा दिए। बाकी और स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 में दिया गया है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। और समानता की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, और भ्रातृत्व तो एक ही प्रकार का होता है। यानी सिंपल क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय, बिल्कुल, 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 40 में पूछा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणतंत्र, जनवादी नहीं, जनवादी कैसे होगा? सार्वभौमिक, समाजवादी, जनवादी नहीं, सार्वभौमिक, जनतावादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जैसा कि हम लोगों को पता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये भी यहाँ पे जोड़ा गया, दिया गया है। पश्चात शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उल्लेखित शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, जनवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में
उल्लिखित नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ हम लोग समझ गए जो इसका आंसर होगा सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, प्रजातांत्रिक नहीं, समाजवादी और प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है जी? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? सार्वभौम इसे बोल सकते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों पर विचार करना है और इसमें विचार में क्रम देना है। बिल्कुल सही है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम। तो सार्वभौम जो सबसे पहले आ जाएगा। 3 ऑप्शन मिल गए, ए बी सी, तीनों में सार्वभौम पहले पे है, देखिए, ठीक है। उसके बाद समाजवादी आना चाहिए, ए सी के बाद ए तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं, ये है तो ही ना होगा। यहाँ तो डी से स्टार्ट हुआ है तो इसको पहले ही काट दिए हैं, यहाँ भी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए लग गया। और इसके बाद धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा ना, तो डी, उसके बाद बी हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत? सिंपल क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, और ये क्वेश्चन 60 से 62वीं बीपीएससी 2016 में आया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। तो ये भी क्वेश्चन एकदम इजी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, 90, तब प्रस्तावना में ये बात दिया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। चूंकि अखंडता को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, 42वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे?
समाजवाद बिल्कुल। ग्राम स्वराज तो नहीं, पंथ निरपेक्ष। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3, 1 और 3 ना, 1 और 3 जैसा कि मैंने टिक किया था, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कितना सारा दिया गया है। संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और कोर्ट को पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। 1 2 4 है, इसमें क्या चीज़ करना है सही, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बाकी इसका एनालिसिस हम लोग देखने का कार्य करेंगे। ओह माय गॉड, जैसा कि हम लोगों को पता है कि उद्देशिका प्रस्ताव को पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946, और इसे पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को, जिसे उद्देशिका प्रस्ताव को ही ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और प्रस्तावना का यह विधिक स्वरूप है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बात सही है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है, तथापि केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान के उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को नहीं रद्द कर सकती है, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है? लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर देखा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम के द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। गणराज्य नहीं थे ना, तो ये तीनों को जोड़ा गया है संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए मजाक है? बिल्कुल नहीं। अरे सर मजाक है ना हो, बिल्कुल ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा,
सभी चारों होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100% सिक्योर एंड सही। भारत के संविधान के आमुख। अच्छा जी, आमुख मतलब प्रस्तावना। यही मैं सोच रहा था कि आमुख होता क्या है। तो देखिए, हम लोग यदि प्रीवियस ईयर देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय मिलता है। जैसा कि ऊपर ये तो क्वेश्चन आ चुका है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कथन है उसके बारे में है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही है। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ए और आ दोनों सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और मैं बता देना चाहूँ कि इसका व्याख्या भी सही है। फिर वही बात, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों को जोड़ा गया था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक, हाँ यहाँ से शुरू होता है। देखिए, हम लोग पहले क्वेश्चन में संविधान को पहले ही पढ़ दिए हैं, पूरा संविधान। इंग्लिश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड। देखिए, हम भारत के लोग, और इंग्लिश में स्टार्ट होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? मौलिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ? प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किसमें? सार्वभौमिकता। ऑप्शन नंबर ए। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उसके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद का उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं। भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। ऑप्शन नंबर डी। बाकी आंसर देखते हैं। बिल्कुल भारत की वही बात है, छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता है ये, पंथ निरपेक्ष है ये, लोकतंत्रात्मक भी है, संघीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समता तथा बंधुता, परंतु संघीय फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था, हमारे संविधान में यूनियन, संघ, संघीय नहीं, यूनियन
यानी संघ का प्रावधान है। ओके जी। भारत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। लोक कल्याण ये डीपीएसपी का विषय है, ना कि उद्देशिका का। ठीक है। शब्द उल्लेख नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का तो ये है। ठीक है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। यदि आर्थिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो सब लोग अपना अर्थ यानी बोरा भर भर के पैसा रखेंगे और इससे क्या होगा कि हमारे देश में मुद्रास्फीति हो जाएगी और फिर पैसा का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे सिंपल एक बोरा चावल खरीदने के लिए 2 बोरे पैसे उझेलना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। और बाकी इकोनॉमिक्स जब हम लोग देखेंगे तो मुद्रास्फीति को और बढ़िया तरीक़ा से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आर्थिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि ऊपर हम लोग देखें। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। 1950 1976 के माध्यम से न जोड़ा गया। उक्त शब्द 1977 संशोधन द्वारा जोड़े गए। अच्छा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा है, एकदम सही है। यही यहाँ बोल रहा है उस 1950 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं संविधान के अंग नहीं थे, यानी संविधान में इस बात को नहीं दर्शाया गया। तो क्या गलत बोल रहा है? सही ही बोल रहा है ना। ये तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया ना, तो बिल्कुल सही है। हमको शुरू में हम बोल रहा है 1950 में जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि उस समय संविधान में नहीं था, तो सही बोल रहा है। ये भी अब ये सब का मायने ही क्या है जब आंसर हम लोगों को मिल ही गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द वर्ष 1950 में मूल संविधान का अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा धारा 2 के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है ना। संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान का आत्मा किसका आत्मा? संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ हम लोग मूल अधिकार भी लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 दे देगा तो उस पर भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर है संविधान का आत्मा की बात कहे तो उद्देशिका होगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार आया है। लोक सेवा आयोग और तेरी की निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो ये बात के मुंशी के द्वारा कहा गया था। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। और
महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को इन्हीं के मरणोपरांत के बाद उस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि बी.आर. अम्बेडकर थे। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? केशवानंद भारती, बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ। तो बेरूबारी, किसमें? बेरूबारी। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में हुआ और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो बेरूबारीवाद 1960 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायालय उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसमें हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन इंडिया। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारतीवाद में। और केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? तो 1973। कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। इतना ही। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की स्वरूप रेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में और मूल अधिकारों। तो मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्य अच्छा तो ये प्रस्तावना की बात आ जाएगा ना भारतीय संविधान के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारे ऊपर हमारे अधिकारी लोग हैं ये सब समझते कहाँ हैं? संविधान का हनन हो रहा है। लोकतंत्र खतरा में दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी प्रकार की न्याय की बात कही गई है? उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देख लेते हैं इसका थोड़ा। सामाजिक तात्पर्य मतलब प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव का समान व्यवहार रहेगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी एक के साथ भेदभाव ना होना। सामाजिक न्याय, राजनीतिक मतलब प्रत्येक नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान में की
प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जैसा कि मैंने ऊपर भी देखा। ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी। IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं करती। संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है, वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि संविधान का भाग है किंतु उसके न्याय भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। हाँ, ये सही है, इसमें कोई विधिक प्रभाव यानी नियमावली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में दिया गया आमुख मतलब उद्देश्य में न्यायालय में लागू नहीं। ठीक है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। आमुख यानी उद्देशिका में कहा गया है प्रश्न में जगह सभी चारों कथन सत्य हैं, यानी सारा कथन सत्य है, परंतु किसी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है, इसीलिए स्टार 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 दिया गया है। और बाकी देखते हैं। ध्यातव्य है कि कोई विकल्प, हाँ तो चारों सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा सही नहीं सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। नहीं, ऐसा तो बात नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी। और आर्टिकल 14 से 18 में इसका प्रावधान किया गया है। और यहाँ हम लोगों का आज जो हम लोग देख रहे थे उद्देशिका से जो तात्पर्य है, जैसा कि हम लोगों को पता है, आमुख, प्रेम्बल, प्रस्तावना, इसी को ही कहते हैं। और आज इसमें हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन देखा और ये सारे क्वेश्चन पॉलिटी PYQ के थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद जोड़ने के लिए। और बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो क्या करना है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को खुद इतनी आप लोग स्वतंत्र हैं और मानसिक रूप से स्ट्रांग हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।